नहीं तो आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखती हैं? आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आएगी, जो समझ में नहीं आएगी क्लास में क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो स्टूडेंट्स ने कहना है कोर्स 4 माह का हो गया, 5 माह का हो गया, ठीक है? सही कहना है उन्होंने, लाजमी बात है, जब देर होती है तो फिर देर हो जाती है ना, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग सुन लें, ठीक है? और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए, कॉपी पे लिख के लाएं, क्वेश्चन करें, हम उसको समझ लेंगे, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं आगे। कौन कौन से टैग्स हमने करने हैं हम देखते जा रहे हैं। मतलब हमें टाइटल की समझ होनी चाहिए, हमें फेविकॉन लगाने का तरीका आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चले जाते हैं वेबसाइट के पेज के ऊपर, कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो विजिटर्स को जो वेबसाइट नज़र अभी आपने देखा ना, ये जो कंटेंट हम देख रहे थे ये विजिटर्स वाला नहीं था, ये स्पेशली क्राउलर कंटेंट था। अब हम विजिटर का कंटेंट देख रहे हैं, जैसे आप पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पीक सॉल्यूशन का कंटेंट नज़र आता है। अब हम कंटेंट के ऊपर एसईओ के उन टैग्स को देखने लगे हैं जिन पर हम एसईओ करते हैं, ठीक है? आई थिंक इसको मैं बंद कर दूं, ये कोई दूसरा खुला हुआ है फाइल, ये फाइल थी जिस पे हम काम कर रहे थे ऑलरेडी, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने ये दो चीज़ें देखी हैं, टाइटल और फेविकॉन। अब हम आ जाते हैं बॉडी में, और साथ में ना हम वेबसाइट को भी खोलते हैं ताकि हमें पता लगता जाए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको वेबसाइट दिखा दिखा के बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है, ताकि हमें पता हो कि हम टारगेटेड सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बस हमें पूरी वेब डेवलपमेंट का इशू नहीं है हमारा। और ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं HTML की, सिर्फ इसलिए कि हम स्ट्रांग हो जाएं HTML की फाइल को एडिट करने में, अंडरस्टैंड करने में। अगर आप उसे अंडरस्टैंड ही नहीं करते, एडिट नहीं कर सकते, तो फिर एसईओ भी तो नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि चेंजेस तो आपको फाइल में जाकर ही करनी है एनीवेज। चलिए जी, यहाँ पर आकर ना मैं एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, फिर एक वेबसाइट खोल लेते हैं। सर्च रिजल्ट्स आए, मैंने इस वेबसाइट को खोला और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या देखने वाले हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट नज़र आ रही है, इसका जूम मैंने बड़ा किया हुआ था, छोटा कर देते हैं, नॉर्मल जितना होता है। अच्छा, ये वेबसाइट के दो इंटरफेस होते हैं, एक ये वाला होता है मेन्यू वाला, ये डेस्कटॉप का इंटरफेस होता है, यानी कंप्यूटर्स का या लैपटॉप का, जिसमें मेन्यूज लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। इसी वेबसाइट को जैसे ही मैं मोबाइल पर लेकर जाऊंगा ना, तो इसका इंटरफेस ऐसा हो जाएगा एकदम। पता लगे क्या चेंज आया? ये मेन्यू बन गया, 3 डॉट मेन्यू बन गया। तो ये हम इससे हम पहचान लेते हैं कि नए मॉडल की वेबसाइट है। अगर डेस्कटॉप वर्जन और लैपटॉप मोबाइल वर्जन एक ही तरीके से नजर आए, यानी आपको वहां पर क्या नजर आ रहे थे, मेन्यूज नजर आ रहे थे, अगर आपको मोबाइल पर भी उसी तरह मेन्यू नजर आए, तो इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट लेटेस्ट नहीं है और मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं है। अगर आप किसी वेबसाइट को मोबाइल पर खोलें और उसके मेन्यूज में आपको 3 डॉट्स नजर आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। जो पुराने मॉडल्स की वेबसाइट हैं वो, और इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ये रिस्पॉन्सिव है, यानी ये रिस्पॉन्स चेंज करती है ना। जब हम इन्हें कंप्यूटर पर खोलते हैं तो और तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, जब हम इन्हें मोबाइल पर खोलते हैं तो ये और तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, यानी अपनी शक्ल को बदल लेती हैं डिवाइस के ऊपर जाकर। तो इनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आज की तारीख में हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अब मैं इसको वापस छोटा करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। जी, अब आ जाए नीचे, यहां से आपकी वेबसाइट शुरू, सबको पता है ये स्लाइडर है, हर वेबसाइट में होता है। ये लोगो नजर आ रहा है, ये मेन्यू नजर आ रहा है, ये स्लाइडर नजर आ रहा है, और यहां से हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो गई है। हालांकि स्लाइडर से स्टार्ट हुई है, लेकिन हम एसईओ के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि यहां से हमारी वेबसाइट शुरू हुई, और जहां पे हमारी वेबसाइट शुरू हो रही है वहां पर हमारी वेबसाइट के कंटेंट की हेडिंग लिखी हुई है, ऐसी है ये वाली। यहाँ पर हमने लिखा क्या हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब इसको भी देखेंगे ये क्यों लिखा हुआ है, और इसके नीचे हमारे पैराग्राफ्स आ रहे हैं, फिर पैराग्राफ्स और तस्वीरें आ रही है, ऐसी है ना। और बिल्कुल एक ही तरह का कॉम्बिनेशन रिपीट होता जा रहा है बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट चीजें आनी, एक ही चीजें आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समझने वाली चीजें बड़ी कम है। मतलब क्या समझना है हमने, हेडिंग को, पैराग्राफ को और
तस्वीरों को। अगर हमें इनकी एडिटिंग करनी आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमने वेबसाइट की एसईओ कैसे करनी है। ये चीज़ें हम समझने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हेडिंग लिखी हुई है इसे कैसे लिखा होना चाहिए वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, इसे कैसे लिखा होना चाहिए। इसके लिए गूगल हमें रिकमेंड करता है हेडिंग स्टाइल्स, ठीक है, और गूगल के पास टोटल हैं 6 हेडिंग स्टाइल्स। यहां पर लिखा जी मैंने H1, सबको बताना मैं हेडिंग स्टाइल का एंड कर दिया है, और यहां लिख देता हूं मैं हेडिंग स्टाइल 1, दरवाजा बंद कर लें ताकि म्यूजिक थोड़ा सा कम हो जाए हमारे लिए। अभी बताता हूँ, अभी सबको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं लिख लूँ ना, लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। इसको कर दिया जी हमने H3, ठीक है, अभी मैं लिखता जा रहा हूँ, और इसे मैंने कर दिया H4, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें इस 500 समझने हैं। ये है जी टोटल हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स, ये टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो मैंने सबके साथ 1 लिख दिया भाई, ये क्यों लिखा, कुछ भी नहीं लिखते ताकि आपको कंफ्यूज ना करें। जी ये क्या किया हुआ है, ये आपने पिछले क्लास नहीं पढ़ी, क्लास में नहीं आई ना आप? हाँ जी, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही, मैं साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ साथ नहीं, ऐसी चीज़ है वो। ये हमने क्या लिखा, हेडिंग स्टाइल को स्टार्ट किया, हेडिंग स्टाइल को एंड किया, फिर हेडिंग सेकंड को स्टार्ट किया, सेकंड हेडिंग को एंड कर दिया। मैंने कहा था 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक पेयर टैग्स होते हैं, एक सिंगुलर टैग्स होते हैं। हेडिंग स्टाइल का टैग ऐसा टैग है जो कि पेयर टैग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसे क्लोज करना जरूरी होता है। जो सिंगुलर टैग्स होते हैं उन्हें क्लोज करना जरूरी नहीं होता। ये टोटल हमने 6 हेडिंग स्टाइल्स लगा दिए हैं। ये सब समझाने के लिए मैंने लगाए हैं। इस फाइल को सेव करते हैं, और जहां पर ये वेब फाइल पड़ी है मैं वहां पे आ जाता हूँ। चलिए आ जाते हैं वहां पे, यहाँ पर HTML 25 पड़ी होगी आई थिंक। कौन सी खोली हुई है जरा चेक कर ले, पता लग जाएगा आपको कौन सी खोली हुई है। जिसमें मैं काम कर रहा था वो कौन सी थी जी, ये नहीं थी, इसे बंद कर दें। लिखा हुआ है ना ऊपर, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ रहता है ऊपर टैब में, first.html। तो अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हुआ, उसने टेक्स्ट लिख दिया, 6 हेडिंग स्टाइल्स आ गई। अब आपको देख के पता लग गया होगा कि हेडिंग स्टाइल 1 सबसे बड़ी है और हेडिंग स्टाइल 6 सबसे छोटी है, ठीक है। गूगल हमें क्या कहता है, गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगा। इसका मॉडल बिल्कुल वही है जैसे हम किताब पढ़ते हैं। जैसे हम कोई एक चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे ऊपर एक पॉइंट लिखा होता है, हेडिंग लिखी होती है, और सम टाइम उसके साथ लिखा होता है नंबर, ऐसे ही है ना, लिखा होता है 1 डॉट और आगे हेडिंग होती है, उसके नीचे 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ, उसके बाद फिर नीचे एक और हेडिंग होती है। अब सम टाइम उस हेडिंग पे लिखा होता है 2 और सम टाइम उस हेडिंग पे लिखा होता है 1.1। बुक्स में लिखा होता है ये, मतलब ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग की बात भी नहीं है, किताब की बात बता रहा हूँ कि जैसे हम आम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होते हैं ना, एकेडमिक बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को लिखा होता है। फिर 1.2 लिखा, फिर 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया, फिर नीचे गए और फिर लिखा हुआ आ गया 1.3। अब इस तरह जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या चीज़ है ये, मुझे समझ में आ गया कि पहला टॉपिक शुरू है, और जहां पर लिखा हुआ 1.2 इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो पहले टॉपिक का हिस्सा है। फिर क्या लिखा हुआ है 1.3,
इसका क्या मतलब हुआ, ये भी पहले टॉपिक का ही हिस्सा है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट बन गया 1.3.1, इसका क्या मतलब हुआ बोला, ये जनरल बुक रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये थर्ड का पार्ट है। ऐसे ही है ना, ये तो हम सीखते भी नहीं है। आज तक किसी टीचर ने बुक रीडिंग करनी नहीं सिखाई होगी कि भाई ये बुलेट्स को ऐसे अंडरस्टैंड करना है, कॉमन सेंस ही पता लग जाता खुद से। गूगल भी आपको यही कह रहा है, गूगल कह रहा है कि आपकी वेबसाइट इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा तो मुझे समझ में आएगी कि आपकी वेबसाइट क्या कहना चाह रही है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर नंबरिंग से नहीं बन रहा, इसका स्ट्रक्चर हेडिंग स्टाइल से बन रहा है। कहता है भाई आपका जहां पर मेन पॉइंट शुरू होगा उसे क्या होना चाहिए, H1, यानी गूगल को पता लग गया कि ये आपका मेन टॉपिक है। फिर कहता है कि एक वेबसाइट के अंदर आपका एक ही H1 होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा H1 लिखोगे तो गूगल को लगेगा कि भाई इनके एक से ज्यादा प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। तो जैसे ही हमने एक लिखा और वहां पर अपना कीवर्ड लगा दिया तो गूगल को लगा भाई इनका प्राइमरी कीवर्ड है। फिर उसने कहा कि आगे से अगर आपके कुछ सब कीवर्ड्स हों या सब टॉपिक्स हों तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे, H2 के साथ। जैसे वो ये कह रहा है कि H1 तो एक ही होना चाहिए, इस तरह वो ये कहता है कि H2 एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि H2 हमारे पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब हमारे सब टॉपिक्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सब टॉपिक्स के फिर सब टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बुक की एग्जांपल दी है, तो कहता है भाई उनको आप 3 के साथ भी यूज कर सकते हो, 4 के साथ भी यूज कर सकते हो, 5 के साथ भी। तो गूगल को समझ में आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर हुआ पॉइंट, ये गूगल हमें कह रहा है। और कहता है जिस वेबसाइट ने ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया तो उस वेबसाइट को मैं बहुत वीक समझूंगा एसईओ के पॉइंट से, एसईओ के पॉइंट से। अब बेसिकली गूगल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने H1 में कौन सी हेडिंग लिखी हुई है, H2 में कौन सी हेडिंग लिखी हुई है, H4 में, और बहुत सारे जो H4 लगाए हैं उनमें कौन सी हेडिंग्स हैं। बेसिकली वो इस हेडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, वो इस हेडिंग स्टाइल से आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि भाई ये आपका मेन कीवर्ड है और ये आपका सब कीवर्ड है, यानी ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड है। क्लियर हुआ पॉइंट क्या नहीं हुआ? मतलब हम ये सोचें कि गूगल को पता कैसे लग जाता है, इतनी सारी वेबसाइट्स है ना दुनिया भर में, गूगल को कैसे पता लगेगा कि भाई ये एबीसी वाला जो बिजनेस है ये करता क्या है और इसका कीवर्ड इसने क्या रखा है और इसका कीवर्ड क्या होना चाहिए। गूगल को इसका तो कोई मसला नहीं है ना, मतलब गूगल ऐसा तो नहीं उनकी कोई टीम बैठी हुई है तो वो कंपनी को देखती है और फिर अंडरस्टैंड करती है कि भाई इन्होंने ये कीवर्ड्स रखे हैं, ये गलत हैं या ठीक हैं, इनके ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए। गूगल ने ना अपने ही कुछ निशानात लगाए हुए हैं, वो कहता है कि इन जगहों पर आप जो लिखोगे उसे मैं कीवर्ड समझने वाला हूं। जैसे अभी हमने 2-4 निशानात तो पढ़ लिए। पहला टाइटल, उसने कहा भाई टाइटल में जो भी लिखोगे मैं उसे कीवर्ड समझूंगा। अब वो आपसे कह रहा है कि आप हेडिंग्स में जो लिखोगे मैं उन्हें कीवर्ड या सब कीवर्ड समझूंगा कैसे। अगर आपने H1 लगा लिया तो मुझे पता लग गया कि भाई ये आपका कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी वेबसाइट में H1 लगाया और उसके अंदर लिख दिया हेलो, हेलो कीवर्ड तो नहीं बनता, या उसने लगा दिया उसके अंदर व्हाट्सएप का बटन कि भाई जरा कलरफुल सा बटन नजर आया, मुझे H1 बड़ा नजर आ रहा था ना। सो अब गूगल के मुताबिक क्या हुआ, ये व्हाट्सएप का बटन, ये हेलो उसका कीवर्ड बन गया, जबकि उसके मुताबिक तो ये कीवर्ड नहीं है, उसके मुताबिक तो ये कीवर्ड नहीं है ना, वो ये कहना नहीं चाह रहा था। या फिर हम कहते हैं एक वेबसाइट खुली और खुलते ही उस पर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। आपको लगता है कि ये जो वर्ड है वेलकम टू और दस्तगीर इंजीनियरिंग ये कीवर्ड हो सकता है? क्या ये कीवर्ड हो सकता है? नहीं। वो कर क्या रहा है बेसिकली, वो तो सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट में वेलकम कर रहा है। तो इस वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग से तो वेबसाइट ने रैंक नहीं होना ना, वेबसाइट ने रैंक होना है उनकी प्रोडक्ट्स के साथ। वो कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करने लगे हुए हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ उसने रैंक होना है। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के मुताबिक हमें H1 में क्या यूज करना चाहिए, कीवर्ड्स, और कोई मैसेज यूज नहीं करना, क्योंकि अगर हम कोई और मैसेज यूज करेंगे तो गूगल उसको पकड़ के रैंक करने की कोशिश करेगा। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? गूगल हमें यह कहता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वैसा होना चाहिए कि H1 से H6 तक आपका कंटेंट चलेगा, यानी आपने सबसे ऊपर लिखी H1, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि इसकी कोई सब हेडिंग हो तो फिर आप H2 पर आ जाए। अगर आपको लगता है कि उसकी एक से ज्यादा सब टॉपिक्स हैं तो एक से ज्यादा H2 यूज कर लो, भाई 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, लेकिन 10-12 नहीं करने। हाँ,
उसके बाद ये कहता है कि जो आपका सब टॉपिक है आगे से इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो फिर क्या कर लो, बहुत सारे H4 लगा लो, बहुत सारे H5 लगा लो, बहुत सारे H6 लगा लो। सो इट इज द पर्पज, ये वजह है जिसकी वजह से हम HTML के अंदर H1 को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब मैं किसी वेबसाइट की SEO करता हूँगा तो मैं ये देखता हूँगा कि क्या भाई उन्होंने अपनी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या ख्याल है, मैं देखता हूँगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको एक वेबसाइट दिखा भी रहा हूँ, ये अब आप पहली बात तो ये देखें कि दिखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग, एक्चुअली तो ये राइटिंग स्टाइल है, ऐसे ही लग रहा है ना, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है। ये वाले हेडिंग स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, H1, H2, H3, H4। सो एक जनरल बात करें, अगर हम एक डेवलपर के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये राइटिंग स्टाइल है बस, मगर ये हमारे लिए राइटिंग स्टाइल नहीं है। ये H का जो H1 to H6 हैं, ये हमारे लिए स्ट्रक्चर है, एक वेबसाइट का कंटेंट लिखने का स्ट्रक्चर। अब मिसाल के तौर पर डेवलपर ने वेबसाइट बना दी, अब आपको ये भी फील हो रहा होगा कि इसका H1, इसका राइटिंग स्टाइल, हेडिंग है ये, अभी तक ये हेडिंग है, हाँ, इसका राइटिंग स्टाइल और इसका राइटिंग स्टाइल दिखने में दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे तो नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो हेडिंग स्टाइल लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये दोनों ही H1 में लिखे हुए हैं, तो फिजिकली देख के तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, यानी दोनों फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी नहीं है, तो ये लग नहीं रहा कि ये दोनों H1 हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। मैं जरा कंट्रोल यू करता हूं जी, देखिए जरा क्या लिखा हुआ था टेक्स्ट, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं जरा फाइंड करता हूं। चलिए अभी तो हम हेड में ही हैं, हेड में है ना, मैं कहता हूं नहीं भी अगले पे जाओ, कह रहे हैं ना टोटल 8 हैं। लाइन नंबर 342, जी जरा देख लें, ये वाली लाइन 342 क्या लिखा हुआ है, H1। शक्ल एक जैसी नहीं है, मगर उसके बावजूद H1 यूज हुआ। असल में था क्या, असल में ये ऐसे था, मैं आपको बताऊं ये कैसे था। ये मैं इस पूरे को कॉपी करने लगा, इसको ना मैं जरा नोट पैड में लाता हूं, सिंपल नोट पैड, और फिर हमने इसमें क्या किया, मैं जरा इसको पीछे कर दूं, मल्टी लाइनों में कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ था ये जब मेरे पास वेबसाइट आई। अब जब मेरे पास वेबसाइट आई तो ये सारा काम डेवलपर का है, डिव क्लास क्या होती है ये मुझे नहीं लेना देना इससे कुछ। उसने क्या लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, इसको जरा मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दूं। उसने ये कैसे लिखा हुआ था, बस, और मैं इसको यहां से भी डिलीट कर दूं, ये देखें ऐसे लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वेबसाइट मेरे पास SEO के लिए आई तो, और हो सकता है कि यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पर वही लिखा हुआ था जो भी मैंने बोला है, यहां लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, सपोज करेंगे इस कंपनी का नाम है। जब ये वेबसाइट मेरे पास आई SEO के लिए तो मैंने देखा कि भाई ये इसकी पहली हेडिंग है, तो सबसे पहले तो मुझे गूगल ने कहा था कि इसको H1 होना चाहिए, तो ये H1 तो नहीं है, ये सारा काम उसका है जो डेवलपर का है मेरे सामने। मैंने इसमें क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें एक काम करने जा रहा हूं, क्या किया मैंने आकर, यहां पर आकर क्या लिखा था H1, वापस आकर देखें यहां पर आकर क्या लिखा हुआ है H1, सिर्फ क्लास, मैंने उसी क्लास को कुछ नहीं कहा, सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। मैंने क्या कर दिया H1 और एंड पे क्या कर दिया, H1 को क्लोज कर दिया, और जहां पर उसने लिखा था ना वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, अगर तो वो कह रहा था कि मुझे वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखा हुआ चाहिए, तो मैंने उसको हेडिंग से बाहर निकाल के टाइप कर दिया, हेडिंग से बाहर निकाल के टाइप किया। क्यों, इसलिए किया कि ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये कीवर्ड होगा तो हम गलत जगह पर ट्रैफिक को भेज रहे हैं।
किसी बंदे ने ये सर्च तो नहीं करना कि वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, और किसी बंदे ने दस्तगीर इंजीनियरिंग भी सर्च नहीं करना। भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग तो सबको पता है, अगर तो वो ब्रांड है तो सबको पता है, तो उस तरह करने से उसकी ट्रैफिक में कोई इजाफा तो नहीं होने वाला, उसकी ट्रैफिक तो वैसी की वैसी रहेगी, उसकी ट्रैफिक में कोई इंक्रीज नहीं आएगी। सो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, कीवर्ड। तो हमने क्या किया फिर यहाँ पे आकर, हमने यहाँ पर आकर इसके इसको हटाया, यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया, कीवर्ड ऐड कर दिया और साथ में हमने एक H1 लगा दिया, बस। तो ये है यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। इसी तरह फिर मैं बाकी के सारे कंटेंट को भी रीड करना शुरू हो गया कि भाई बाकी की जगह पर क्या H2 H3 का प्रॉपर यूज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ होगा, कि जिस चीज को वो सब हेडिंग कह रहा है कि क्या वहां पर भी H2 है कि नहीं है। ये देखिए नीचे H2 आ गया। ये है हमारा पहला SEO का टास्क कि हमने, ये नहीं था, ये हमने खुद ऐड किया है, ये हमने ऐड किया हुआ है, लेकिन हमने उसके डिजाइन को चेंज नहीं किया। अब आपने नोट किया कि उसकी जो फॉर्मेटिंग पहले थी वही फॉर्मेटिंग रही है, H1 लगाने से उसका स्टाइल चेंज नहीं हुआ, मगर गूगल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या जो उसने लिखा हुआ था। जो उसने लिखा हुआ था वो क्या है और जो हमने लिखा है वो क्या है। जो हमने लिखा है वो है HTML और जो उसने लिखा हुआ था ना वो है स्टाइल शीट, CSS, कैस्केड स्टाइल शीट। CSS का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, CSS का कोई इफेक्ट नहीं है, CSS SEO में कोई वेट नहीं रखती, CSS को हमने कुछ नहीं करना, उसी तरह लिखा रहने देंगे। बेसिकली हमारे पास वेबसाइट में फॉर्मेटिंग करने के दो मॉडल हैं, एक है सिंपल HTML और अगर आपको एडवांस फॉर्मेटिंग करनी हो, स्टाइलिश फॉर्मेटिंग करनी हो तो एक हमारे पास है कोडिंग CSS की। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, ये दोनों बातें डेवलपर से रिलेट कर रही है। हमने सिर्फ ये देखना है कि गूगल ने हमें जिन कोड्स का मतलब बताया था कि HTML टैग्स का बताया था कि आपकी वेबसाइट में ये टैग्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। तो हमने पहले मरले में क्या किया, हेडिंग स्टाइल्स ऐड कर दिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अगर फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पे पहले हेडिंग स्टाइल्स नहीं थे तो इस वेबसाइट का SEO स्कोर बहुत वीक था। जैसे ही मैंने इस पे हेडिंग स्टाइल्स लगाए तो इसका SEO स्कोर स्ट्रांग हो गया। मैंने उसकी वेबसाइट में कोई डिजाइन चेंज भी नहीं किया, आपने देखा ना, राइटिंग स्टाइल तक नहीं बदला उसका। वजह क्या है कि जब आप HTML का टैग इस्तेमाल करें वर्सेस CSS का कोड इस्तेमाल करें तो प्रायोरिटी पर जो स्टाइल होता है वो CSS का अप्लाई होता है, HTML का नहीं होता। यानी HTML का वेट कम हो जाएगा जब आपने स्टाइल शीट यूज की होगी। HTML भी क्या है, मैंने कहा था ना, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। स्टाइल शीट्स क्या है, ये भी फॉर्मेटिंग है मगर ये एडवांस फॉर्मेटिंग है। तो जब किसी भी कोडिंग में HTML की फॉर्मेटिंग होगी और कोई बंदा उस पर स्टाइल शीट लगाएगा तो वो HTML ओवरराइट हो जाएगी स्टाइल शीट के साथ। लेकिन जब किसी में स्टाइल शीट लगी होगी और मैं उसमें जाकर कोई HTML का कोड लाऊंगा तो वो ओवरराइट नहीं होगा, वही स्टाइल चलेगा जो स्टाइल शीट का है। यानी स्टाइल शीट प्रायोरिटी पर होती है। मगर जैसे आपको मैंने समझाया था कि आप कोड को देख के परेशान ना हो, हमने स्टाइल शीट में कुछ नहीं करना, हमें स्टाइल शीट में कुछ भी नहीं करना। स्टाइल शीट वैसी की वैसी है, देखा ना आपने, मैंने स्टाइल को तो नहीं बदला बिल्कुल। ये था हमारे पास। क्लियर होगा, पॉइंट समझ में आ गया सबको। हेडिंग स्टाइल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगला क्राइटेरिया क्या था हमारा कि यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। चलिए अब टाइटल, अब हमने क्या समझ लिया, हमने कहा टाइटल में क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद गूगल ने हमें दूसरी बात क्या की कि आपका जो हेडिंग स्टाइल है वो उसका जो H1 है उसमें भी आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। अब हम जरा वेबसाइट को दोबारा देखते हैं और आगे आ जाते हैं इसके पहले पैराग्राफ में। यह है पहला पैराग्राफ। नंबर 1, कंटेंट राइटिंग के रूल्स क्या हैं। कंटेंट राइटिंग का पहला रूल क्या है कि आपका कंटेंट इजी इंग्लिश में होना चाहिए, डिफिकल्ट इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कंटेंट राइटिंग का जो दूसरा रूल है वो ये है कि आपके पैराग्राफ्स बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए। इसके बाद तीसरा रूल ये है कि आपके पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत सारे सेंटेंसेस भी नहीं होने चाहिए और बड़े सेंटेंसेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये कंटेंट राइटिंग का रूल है, चाहे आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो। और गूगल हमें ये कहता है कि तकरीबन 2% तक आपका कीवर्ड उसमें होना चाहिए। ठीक है, पुरानी रिसर्च 2.5% की है, नई रिसर्च है 2% मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो आपने दो वर्ड्स कीवर्ड के तौर पर यूज करने हैं। बीच में 2% हो गया ना, मैक्सिमम 2 वर्ड्स, नॉट मोर देन 2%।
ये अब आपको मैंने सारी बातें मिक्स करके बताई कि कंटेंट कैसे लिखना है। और गूगल ये कहता है कि कंटेंट का वेट सबसे ज़्यादा है आपकी एसईओ रैंकिंग में, यानी और आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। ये बात मैंने शायद नहीं की है, आखिर में कर रहा हूँ, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंटेंट अच्छा लगा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर ले आए, कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, गूगल उठाकर फेंक देगा ऐसी वेबसाइट को। बेशक बाकी सब स्टैंडर्ड्स पूरे हैं, लेकिन क्योंकि आप कॉपी कंटेंट यूज कर रहे हो तो गूगल आपकी वेबसाइट को बिल्कुल रैंक नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये पहला पैराग्राफ उन सब रूल्स पे पूरा उतर रहा है। ठीक है, इसके अंदर अब देखिए हमने क्या किया, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन। देखिए छोटा सा सेंटेंस है, यहां पे आके खत्म हो गया, छोटा सा पैराग्राफ है और इजी इंग्लिश होगी, कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज किए होंगे हमने। लेकिन यहां पर एक चीज हमने और की है कि वी आर लीडिंग, और वो क्या कह रहा है कि आप अपने पहले पैराग्राफ के अंदर अपने प्राइमरी कीवर्ड को लेकर आए। आपने देखा ये इसका कीवर्ड था, इसको मैं यहां पर भी ले आया हूं, ले आया हूं ना। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था वर्डप्रेस पे टाइप, तो उसमें ये सारी चीजें मतलब कोड में नहीं जाना था, इधर ही सारी चीजें जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, जिस पे लिंक वगैरह लगाते थे, कीफ्रेज फोकस, सब कुछ वैसे ही था, सब कुछ वैसे ही था। वर्डप्रेस में कोडिंग भी है, कोडिंग जो वर्डप्रेस है वो तो बहुत ही सिंपल है ना, वो लाइक का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, चूज किया H1 कर दिया, ऐसे ही किया था ना। उसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ, चूज किया, बोल्ड कर दिया या स्ट्रॉन्ग कर दिया, सब कुछ वही हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप चैट जीपीटी से वहां लेकर आते थे वो गड़बड़ हो गई। हाँ, ह्यूमनाइज इज नॉट 100% सिक्योर, ये भी आपको पता, क्योंकि वो भी टूल है ना, गूगल ने उसको डिटेक्ट तो करना है, फौरी तौर पे तो नहीं करेगा, किसी स्टेज पे तो डिटेक्ट करेगा। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें रीराइट करना चाहिए कंटेंट को। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं, उसकी डिक्शनरी को ओपन करें, वर्ड्स को चेंज करें। हाँ, ये कोड आ गया, डीप सीक भी आ गया, लेकिन ये सब चैटबॉट्स है। ठीक है, ये सब चैटबॉट्स है, जिन्होंने वीडियोस बना के अर्न करना होता है वो तो ये कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये नहीं सही होगा। मैं आपको कह रहा हूं नहीं, इनका कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया पढ़ा था ना हमने, मैंने कहा था लिंक्डइन का आर्टिकल लिख लो इससे, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर आपको रैंक करना है गूगल को। गूगल ने आपका एल्गोरिदम चेक करना है कि आप उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, वो आपको रैंक नहीं करेगा। चले हम वापस आ जाए, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। वो क्या कहता है, कहता है भाई ये वाला जो पैराग्राफ आपका है, ये लिखा हुआ वी आर लीडिंग, जरा देख लेते हैं क्या है ये। मैं इतने हिस्से को सर्च करूं, Ctrl+C, फिर मैं कोडिंग में आके ना अब इसको सर्च करूं। कहां गई कोडिंग, इसको बंद करें। आ गया, मिल गया आपको वी आर लीडिंग भी, ये लिखा हुआ है वी आर लीडिंग, ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन, वही वाला, और इसके बीच में अब एक टैग और आ गया। वो कौन सा टैग आया, वो आया बी का टैग, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। कौन सा टैग आ गया जी, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि भाई ये जो आपका पहला पैराग्राफ है, इसमें आपको अपने कीवर्ड को एक तो एडजस्ट करना है और उस पर एम्फेसिस भी करना है, यानी उस पर जोर देना है। तो उस पर जोर देने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपने कीवर्ड लिखा हुआ है आप उसको या तो बोल्ड कर दें, ऐसे ही है ना, जब किसी को लेटर लिखते हैं तो हाईलाइटर पकड़ा होता है अपने हाथ में, है ना, तो किसी पॉइंट पे जोर देना होता है तो आप क्या करते हो, यूं उसको हाईलाइट कर देते हो। तो ये भी कह रहा है हाईलाइट कर दो, लेकिन हाईलाइट करने के लिए ये आपको कौन सा तरीका बता रहा है, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। बोल्ड भी बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग बोल्ड करता है। बोल्ड का टैग जो है वो बहुत पुराना टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग जो है कंपैरेटिवली नया टैग है। हम क्या करते हैं, जब हम कोडिंग यूज कर रहे हो, अब वर्डप्रेस में तो ये कंट्रोल नहीं है हमारे पास, कोडिंग में कंट्रोल है ना। वर्डप्रेस में तो बी का बटन प्रेस करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग ही करेगा, लेकिन अगर आपको कोडिंग की ग्रिप है तो वर्डप्रेस में ही कोड की ऑप्शन भी होती है, वहां पे क्लिक करेंगे तो जब फिर हमें कोड की जरूरत है, बी का जो टैग है वो बोल्ड करता है और स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो वही बोल्ड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब बोल्ड कर रहे होते हैं कहीं पर बी को यूज करते हैं, कहीं पे स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं, ठीक है।
आ जाए आप जरा इसको वापस लेके, ये कैसे करना है जरा इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। भैया पूरे का पूरा टेक्स्ट ही ले लिया भाई, और वापस इसमें आ जाए, H1 के अंदर ही आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर ये लिखा मैंने, मगर इतना मुझे समझना पड़ेगा कि जो हेडिंग का कंटेंट है वो किस में लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कुछ डिटेल लिखते हैं तो मुझे क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, पैराग्राफ कहते हैं ना। सो यहाँ पर भी पैराग्राफ ही है ये, ठीक है। और पैराग्राफ के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पी। बस इससे ज्यादा हमें इसको नहीं समझना, कि आपको पी की समझ आ जाए कि पी का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर कोई एसईओ नहीं है, लेकिन हमें इतना पता तो लगे ना कि पी से पैराग्राफ लिखा जा रहा है। ये ना होगा पी को देखा कि क्या चीज है, पी क्या है, पैराग्राफ कंटेंट है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे आके खत्म हो रहा है। यहीं पे खत्म हो रहा है ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर कर दिया /p, चलो बंद हो गया। अच्छा अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वी आर लीडिंग, ये था ना हमारा कीवर्ड, तो मैंने इसको किया बी फॉर बोल्ड और /p, हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, किसी एक कीवर्ड को और पकड़ लें, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर इन पाकिस्तान, ठीक है। वैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग यूज कर लेता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको दोनों का इफेक्ट पता लग जाए। सेव करें, जी हो गया, ये भी बोल्ड हुआ है और ये भी बोल्ड हुआ है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है, देख लें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल 100% एक जैसे हैं। एक कोडिंग जो है वो पुराने मॉडल की है और एक जो है वो नई मॉडल की है। वर्डप्रेस में हमारे पास एक कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिलेक्ट करके बी पे ही क्लिक करोगे ना, सिर्फ बोल्ड पे, तो बोल्ड हो जाएगा। मैं ये कहूँ नहीं मुझे बी से बोल्ड करना है, मैं यहाँ कहूँ मुझे स्ट्रॉन्ग से बोल्ड करना है, तो ये तो नहीं हम बता सकेंगे, फिर इसके लिए हमें उसके कोड में जाकर ये चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। सो अब हमें ये एक नई चीज समझ में आ गई, हेडिंग स्टाइल का भी समझ में आ गया, ठीक है। और सारी चीजें बोल्ड, पैराग्राफ को कैसे करना है, और मैंने कहा कि मैक्सिमम 2% यूज करना है हमें कीवर्ड को। अच्छा अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें फाइनली, तो आपको फील हुआ होगा कि इसका कीवर्ड हमने कौन सा टारगेट किया हुआ है, फील हुआ है ना, कौन सा कीवर्ड टारगेट हुआ हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लेकिन टाइटल में हमने एक वर्ड एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, बेस्ट किया। तो आपने जब भी अपने कीवर्ड को यूज करना हो टाइटल में, तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में यूज करना चाहिए कि वी आर बेस्ट, ठीक है। टॉप यूज कर सकते हो, बेस्ट यूज कर सकते हो, लीडिंग यूज कर सकते हो, जिससे ऐसा फील हो कि आप सबसे बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या यूज किया, कीवर्ड को। अब अगर मैं ये कहूं कि जरा आइडेंटिफाई करते हैं जो कुछ अभी सीखा, तो हमने उसकी जो ऑन साइड एसईओ के लिए जो एफर्ट किया वो क्या किया, हमने टाइटल में कीवर्ड लिया, ऐसे ही है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड लिया, वही वर्ड है ना जो ऊपर है। फिर हमने क्या किया, हमने पैराग्राफ में कीवर्ड लिया। तो इस तरह करने से कितना ज्यादा हम एम्फेसिस कर रहे हैं अपने कीवर्ड पर, और हमारा कीवर्ड रैंक करेगा। समझ में आई बात क्या है। अब 2-3 टैग्स रह गए हमारे पास, एक तो तस्वीर, इमेजेस कैसे लग रहे हैं, और एक हाइपरलिंक कैसे लग रहा है, और बस इससे ज्यादा हमें HTML नहीं चाहिए। जब हम SEO करते हैं, अब आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या करता हूं, टाइटल में जाकर कीवर्ड को एडजस्ट करेंगे। हाँ कीवर्ड हमें समझना पहले वो क्या होता है, लेकिन अभी हम HTML की बात कर रहे हैं। टाइटल में कीवर्ड एडजस्ट करते हैं, मेटा में करते हैं, मेटा हमने आखिर में पढ़ना है जब हम SEO पढ़ेंगे, ठीक है। मेटा को उस वक्त देख लेंगे साथ। उसके बाद हमने क्या कहा, हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड यूज करना है। फिर हमने क्या कहा, अपने पैराग्राफ्स के अंदर बोल्ड या स्ट्रॉन्ग की शक्ल में कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। सो ये स्ट्रेटेजी है हमारी SEO करने के लिए। और अब हमें ये HTML हम इसीलिए समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा मुझे वेबसाइट देगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसकी कीवर्ड सर्च करूंगा, तो समझ लें मेरे हाथ में उसका कीवर्ड आ गया, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। उसके बाद मैं उसकी वेबसाइट की ऑडिट करूंगा, कि मैं देखूंगा कि भाई क्या टाइटल में क्या लगा हुआ है, उसने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मैं उससे एडजस्ट करूंगा। मेटा डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, चेंज करूंगा,
हेडिंग स्टाइल में देखूंगा, चेंज करूंगा, पैराग्राफ में देखूंगा, चेंज करूंगा। भाई कि ऐसा तो नहीं है कि 25% उसका कीवर्ड चलने लगा हुआ है, ये वायलेशन हो जाएगी। गूगल क्या कह रहा है, मैक्सिमम 2%। अगर आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल करना है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो फिर क्या तरीका हो सकता है, कंटेंट इंक्रीज करें। क्योंकि हम 2 नहीं कह रहे हैं, हम परसेंट कह रहे हैं। मतलब मेरे पास 100 वर्ड्स हैं तो उसका 2% और होगा। अगर मेरे पास 1500 वर्ड्स हैं तो उसका 2% चेंज हो जाएगा ना। मेरे पास 700 वर्ड्स हैं तो उसका 2% चेंज हो जाएगा। गूगल रेकमेंड करता है कि भाई कम से कम आपका 500 वर्ड्स का कंटेंट तो हो। आइडियल जो होता है वो 700-800 का होता है, और मैक्सिमम 1500 वर्ड्स हो सकते हैं। बट ये तो बहुत बड़ा कंटेंट है, इतना बड़ा कंटेंट कौन पढ़ेगा जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि भाई आपके पास डाटा बहुत है, ठीक है, देने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर आप इसको लेकर जाओगे 1500 वर्ड में। हम जब एसईओ कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास किसी का कंटेंट हो तो हम उसे मैक्सिमम 800 तक लेकर जाते हैं, और अगर बहुत ही कम कंटेंट वाली प्रोवाइडेड साइट हो तो वो अगर 100 या 150 लिखे हों तो हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से उसे 400 तक ले जाएं। सो ये भी एक कंटेंट राइटिंग का रूल है कि आपका कंटेंट कितना होना चाहिए। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो प्योरली इमेजेस पर बेस करती हैं, होती है ना, उनमें तो टेक्स्ट होता ही नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी ना किसी तरह कम से कम कोई एक आधा कंटेंट उसमें ज़रूर ऐड करवाएं, क्योंकि कंटेंट ऐड करने से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की जगह बढ़ जाती हैं, स्पेसेस बढ़ जाती हैं। सो हम हमेशा उन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप टेक्स्ट भी लेकर आएँ कम से कम शुरू में, फिर नीचे बेशक आप इमेजेस लें, क्योंकि फिर हमारे पास वो ऑप्शन रह जाएगी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी। टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन तो हमारी वीक हो गई ना, और अगर हमारे कॉम्पिटिटर की टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन होगी तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए हम इस चीज़ को भी फोकस करेंगे। ठीक है, चलें, आज के लिए इतना ही।